महत्वपूर्ण सवाल ये है कि धर्म के आधार पर गुंडाई करने की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है, सबकी आंखों के सामने हो रही है। पुलिस ऐसा लगता है जैसे बेबस होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप इसको अब अपराध की श्रेणी में रखोगे, नहीं रखोगे? अगर कोई भी भगवान इतना कमजोर है कि उसको नीचे वाले लोगों की जरूरत पड़ रही है, उसके होने पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। हमारी लीडरशिप की गलती ज्यादा है। हमारी लीडरशिप आंखों से अंधी है, हमारे नेता लोग कानों से बहरे हैं और मुंह से गूंगे हैं। अगर वो मुंह से बोलना ही शुरू कर दे तो भी सरकारें जो हैं, जो गलत कर रही है, उनमें रोक लग जाएगी। और स्कैम तो हो ही रहे हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में देश के शिक्षा मंत्री खड़े होकर कह दें 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर आप किससे जवाब मांगोगे? जब संसद में झूठ बोला जाने लगे, अगर मैं गलत को गलत और सही को सही नहीं कहता तो मैं इंसान हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत। किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, हम जब तक है हम ऐसे ही न्यायप्रिय रहेंगे। अगर किसी के साथ गलत होगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे और उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े तो चुकाएंगे। पहले गोली खाइए, अब फिर गोली खानी पड़े तो खाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। बजट पेश हुआ। स्वाभाविक तौर पर विपक्ष का काम है विरोध करना। उसने कहा कि राजनीतिक बजट है, ये है, लेकिन आपने इस एक अलग तरीके का एंगल निकाला। आपने उसमें कहा कि ओबीसी एससी के कल्याण के लिए बजट में कुछ नहीं है, अलग से कोई प्रावधान नहीं है। क्या लगता है बजट को देख के आपको? मैंने जो बोला वो कुछ भी झूठ नहीं बोला। मैंने सच बोला कि बजट में वंचित वर्ग के लिए, स्पेशली एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। उनके कल्याण के लिए कोई बहुत अच्छी योजना की बात नहीं है, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे वो हेल्थ लेवल पे हो, चाहे वो किसी और उस पे हो, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ा इशू हो, रोजगार से जुड़ा इशू, उस पर भी कुछ नहीं। क्योंकि मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, और लोगों ने तो पहले ही मन बना तय कर लिया था कि हमें लिखना है विपक्ष होने के नाते। मैंने उसको स्टडी किया और स्टडी करके मुझे महसूस हुआ है कि इंटर्नशिप की बात हुई। पहली बात तो ये कोरा झूठ है कि 500 बड़ी कंपनियों में, कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी जिसमें 20,000 बच्चे जो है एक साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं? क्या मजाक कर रहे हो? फिर आप क्या दे रहे हो उनको? 5,000 रुपये। फ्यूचर क्या है? जीरो रोजगार। भाई रोजगार दो ना। तो सरकारी नौकरी कितनी की घोषणा की? कुछ नहीं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन पे क्या घोषणा की? कुछ नहीं। महिलाओं के लिए उनका घर होता है, उनका बजट, उनका चूल्हा और उनके बर्तन, तो सब चीजें उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। नहाने के साबुन से लेके और कपड़े धोने के सर्फ से लेके, बिजली के बिल से लेके, वो उनका बजट होता है। क्या दिया आपने उसमें? महंगाई कितनी कम की? जीरो। किसानों को क्या दिया? इतनी सारी स्कीम ला रहे हैं, नई फसलें ला रहे हैं, नई किस्में ला रहे हैं, एमएसपी गारंटी, लीगल एमएसपी गारंटी जीरो। किसान सम्मान निधि कितनी? 6,000 रुपये। हेल्थ का बजट आपने जितनी आवश्यकता है देश में, उससे 75% आपने कम कर दिया। एजुकेशन का बजट आपने, जबकि लगना चाहिए जीडीपी का 6%, 7%, 8%, 9% लगना चाहिए, 10% लगना चाहिए, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हमारे यहाँ हो। लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के, बड़े प्राइवेट कॉलेज, उनका भी तो भला करना है, तो उसको 4% से नीचे लिया है। ये है देश का बजट। मुझे नहीं समझ आ रहा कि बीजेपी सोचती किस तरह है। मैं समझता हूँ कि नौजवान इस देश की रीढ़ है, किसान इस देश की रीढ़ है, महिलाएं इस देश का सम्मान गौरव है। ये तीनों लोग तो इससे वंचित है। मजदूर लेबर क्लास के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। जैसे ओबीसी एससी एसटी वर्ग की जब आप बात करते हैं, वंचित तबके की, तो आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए बजट में? देखो, मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो एजुकेशन को जो है, एजुकेशन उनके बजट में आ जाए और अच्छी से अच्छी बेहतर शिक्षा वो लोग गुणवत्ता वाली ले सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, यहाँ या दुनिया में जाके जो है रोजगार कर सके। और सबसे जरूरी ये था कि इन वर्गों में और इनके हिस्से में जो है नई जो है ऊंचाइयाँ छुए। इसलिए मैं चाहता था कि लाखों बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए जो है अवसर प्राप्त हो। जितना बजट ये देते हैं वो पूरा खर्च होता नहीं होता, इसकी भी जानकारी नहीं है। और कई बगैर तो अगर आपको याद हो, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। ऐसा आपने कर्नाटका में देखा, एससीपी का पैसा जो है स्पेशल कंपनी, सेंटर तो नहीं देता, स्टेट देता है, वो पैसा जो है उन्होंने लगा दिया अपनी गारंटियों में। और यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा के लोगों ने किया, वो पशुओं पे लगा दिया, जानवरों पे लगा रहे हैं। हाँ, तो आप समझिए ना कि
ऐसा सच ये है कि इसमें सत्ता की गलती भी कम है, हमारी लीडरशिप की गलती ज़्यादा है। हमारी लीडरशिप आंखों से अंधी है, हमारे नेता लोग कानों से बहरे हैं और मुंह से गूंगे हैं। अगर वो मुंह से बोलना शुरू कर दे तो भी सरकारें जो हैं जो गलत कर रही हैं उनमें रोक लग जाए, लेकिन वो मुंह से बोलते भी नहीं है। वो जिन दलों में रहते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि अपने दल से कोई अपने लोगों के लिए, उनके विकास के लिए कोई सवाल खड़ा कर दे। अगर आज भी देश में एक बड़ा तबका गटर में उतरता है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अमृत काल में भी अगर मशीनें नहीं है, सरकार चाहती तो जितनी नगर पालिका, नगर पंचायत और जितनी भी जो है नगर परिषद, तो वहाँ सब जगह पे बजट बना के मशीनों की व्यवस्था करा सकती थी कि मैनुअल स्कैनिंग में जो सीवर में उतरना है, गटर में उतरना है, काम बंद हो जाए। और जिन लोगों को, क्योंकि मशीनें आती तो कुछ लोगों का रोजगार जाता, तो उन लोगों को ट्रेन करके मशीनें चलाने की जिम्मेदारी भी उनको मिल जाती, या उनके लिए एक अलग बजट की व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन क्योंकि हम चेंज नहीं चाहते, हम लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो इसी हालात में बने रहे, इसलिए तो हम 80 करोड़ लोग को सस्ता राशन देते हैं कि रोटी उनको मिलती रहे, तो उनके मरने से किसी को फर्क ना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी चाहिए थी। सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट होना चाहिए था, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से बजट होना चाहिए था, और जो बेरोजगार हैं उनके लिए अलग से बजट होना चाहिए था, और महिलाओं के लिए, महिलाओं में वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशल बजट होना चाहिए था कि उनका जो है उत्थान कैसे, उनका कल्याण कैसे, और किस तरह जो है उनको भी सुख सुविधा सम्मान का जीवन मिले, जो कि इस बजट में नहीं दिखाई दिया। इस समय एक बड़ा स्कैम है यूपीएससी स्कैम। तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं, पहले ईडब्ल्यूएस का खेल और ईडब्ल्यूएस के बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड का खेल, और वही लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, बढ़िया स्वस्थ घूम रहे हैं। ये क्या मामला है? और यूपीएससी के कई जो है फर्जी घोटाले इसलिए खुल गए क्योंकि वो लोग अपनी जो है सीमाओं में नहीं रह पाए। अगर वो थोड़ा सीमाओं में रहते तो जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया था वो भी नहीं खुलता। तो ये जो इंटरव्यू फैक्टर है ये बड़ा खतरनाक है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का यूपी वाला स्कैम हो, स्कैम तो हो ही रहे, लेकिन जब पार्लियामेंट में देश के शिक्षा मंत्री खड़े होकर कह दें कि 7 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ है, 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो फिर आप किससे जवाब मांगोगे? जब संसद में झूठ बोला जाने लगे, जैसे एक शब्द है झूठ, तो मेरे याद है किसी मेंबर ने बोला तो एकदम से चेयर से आवाज आई कि आप इस शब्द को नहीं बोल सकते क्योंकि ये संसद, ये प्रणाली का हिस्सा नहीं, संसद में इस पे रोक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी भाषण में 2 बार झूठ बोला, किसी दूसरे मेंबर के लिए, दूसरी पार्टी के लिए झूठ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन एक बार नहीं चेयर ने रोका। तो रूल्स जो है वो किन लोगों पे लागू होने, किन पे नहीं होने, ये भी मैं पार्लियामेंट में देख रहा हूँ। जबकि मेरा मत था कि प्राइम मिनिस्टर बोले पार्लियामेंट्री वर्ड या कोई भी बोले तो उनको रोकना चाहिए। अगर उनको आप नहीं रोक रहे तो यानी कि चेयर से ये उम्मीद करना खतरनाक होगा कि भाई वो सबको साथ लेके सदन को आगे बढ़ा सकते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में मैं कल शामिल हुआ, उसमें इस बात पे चर्चा थी कि विपक्ष के लोग जिन मुद्दों को लेकर के जीत गए, कुछ ज़्यादा सीटें जीत गए, चुनाव में आए और कुछ सीटें जीत भी गए, अब वो संसद में वो सब आवाज़ नहीं नजर आ रही हैं। आपका और आपकी पार्टी का क्या तैयारी है ये जातिवार जनगणना, संविधान और इन सब मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर हवा बनी थी इस बार? देखिए, हमने सब पे प्राइवेट बिल 184, 377, 193 प्रश्नकाल के लिए, 0 आवर के लिए, सब जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए अपने नोटिस दिए। ये चेयर के हाथ में है क्योंकि इसको बोलने का मौका देते हैं, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी पे हो, हेल्थ पॉलिसी पे हो, चाहे जातिवार जनगणना के लिए हो, चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशों के लिए हो, चाहे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, सब चीज़ों पे, चाहे वो दिल्ली में जो गुरुघर टूटा हो उस पे हो, और तो और हमने गुजर रेजिमेंट पे भी, जबकि आप इस बात से मेरी असहमत है, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मेरा मत कुछ और। मेरा मत यह है कि क्या तो आप जाति के आधारित रेजिमेंट को अब स्वीकार ना करो, और अगर स्वीकार किए तो और फिर और जातियों को अपने देश में एहसास मत कराओ कि वे उनके अंदर देश के प्रति समर्पण या बहादुरी में उनकी कोई कमी है। तो मैंने अभी गुजर रेजिमेंट पे भी, आपका मानना है हमारी सुनो, नहीं तो जो है उनको खत्म कर दो? नहीं, हम नहीं कह रहे खत्म, हमारे हाथ में थोड़ा खत्म करना, हम तो ये कह रहे हैं कि देश सेवा का मौका सब लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए हमने गुजर रेजिमेंट जो है बने, जो कि बहुत पुरानी मांग है, मेरी मांग नहीं है, ये 1940 के करीब, 48 के करीब की मांग है। आप देखना
मैंने भी कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट आए तब मैंने उसको समझा और बहादुरी को भी समझा कि इस तरह से गुर्जर समाज का योगदान है देश में, बॉर्डर पे वो लोग लड़ते मांग हैं। भले ही पुरानी हो, लेकिन ये एक नई चीज मैं देख रहा हूं कि एससी वर्ग से आने वाला एक नेता गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर रहा है। जब आप पढ़ोगे 1857 क्रांति को तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में शुरू हुई, तो क्यों ना करूं मांग। जिस समाज ने सर्वोच्च बलिदान कर दिया तो उनके लिए मांग करना क्या बुराई। देखो मेरी बात सुनो, हम जातिविहीन समाज की बात करते हैं, जब तक नहीं बन रहा है तब तक इन जातियों के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा सीधा बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग जब जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस फॉर्मूले को, और जिस दिन हम बजट स्पीच में जाएंगे तो एक नया नारा देंगे, आप देखना। जब आप उस नारे को आप और देश भर के लोग सुनोगे तो बड़ी खुशी होगी आप लोगों को, ये नारा आपने अब तक नहीं सुना था, देश के किसी भी नेता ने नहीं सुना था। तो हमने तय कर लिया है कि बजट सेशन में जब हमें बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपनी बात को, अपने मुद्दों को, अपने क्षेत्रीय मुद्दे को, हम अपने लोकसभा नगीना के मुद्दे को बहुत मजबूत रखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि नगीना के लोग आपको बहुत देखते हैं, मैं नगीना के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ पार्लियामेंट में हूँ और मैं आपको विश्वास है जैसे सदन खत्म हो जाएगा मैं आपके बीच आऊँगा और हम सब लोग मिलके नगीना के विकास के लिए बहुसंख्यक प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि नगीना देश की सर्वोच्च लोकसभा, सर्वोच्च विकसित लोकसभा क्षेत्र बने, इसके लिए हम लोग जो है संकल्पित हैं। तो नगीना के साथियों को, जो जिनसे मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, जो लोग वहाँ से मिलने के लिए परेशान है, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बीच इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि मैं जल्द आपके बीच आऊँगा। अच्छा, अंतिम सवाल पूछ लेते हैं, तबीयत भी आपकी नासाज है। सबसे पहले जिस भेदभाव पर आपने सवाल उठाया, कावड़िए और नवाज, आपने किसी धर्म की आलोचना नहीं की, भेदभाव पे सवाल उठाया संवैधानिक तौर पर। उसके बाद उसी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए उस भेदभाव को योगी सरकार ने पुष्ट कर दिया। और बढ़ाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है नाम की। इसको अच्छा किस तरीके से देखा है? देखो, दो चीजें, और मुझे कहने में अगर मैं गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकता तो मैं इंसान नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत, और मैं इंसान हूं, मैं गलत को गलत और सही को सही कह सकता, ना कि वोट का नफा नुकसान देके। जो मुझे धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन दिखा, भेदभाव दिखा, मैंने वो कहा। बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की, बहुत लोगों ने समर्थन किया, बहुत लोगों ने कहा कोई हिम्मत वाला है जिसके अंदर हिम्मत है सच कहने की, कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रो मुस्लिम हो रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने विचार है, लेकिन संविधान सम्मत, संविधान ने जो राइट्स हमें दिए कि धर्म के आधार पर किसी साथ गैर बराबरी हो, इसलिए मैं एनआरसी में उनके साथ खड़ा था जब उनका गैर बराबरी, इसलिए मैं इस वाले इशू पे खड़ा था। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कावड़ यात्रा तो बहुत लंबे समय चल रही थी, फिर मुख्यमंत्री को ऐसे ऑर्डर क्यों देने पड़े? और जब ये कब दिया ऑर्डर आप समझो, जब मैंने कहा कि अधिकारी बेलगाम हो गए, मैंने लखनऊ पीसी में कहा, तो उसी दिन शाम के टाइम ऑर्डर दिया कि मुख्यमंत्री का आदेश है तो कराओ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाया कि ये भेदभाव हम चलने नहीं देंगे। अब जो मैं अब आपसे कह रहा हूँ, ये बड़ा, इस पर बड़ा विवाद होने वाला, लेकिन ये सच है। अब मैंने एक घटना देखी, एक गाड़ी को खूब तोड़ रहे हैं और उसको पीट रहे हैं। अब यूपी में पुलिस तो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी, हमारी तो नहीं है। तो पुलिस का हमने बयान सुना, पुलिस ने कहा कि भाई कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई जल खंडित नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आप इसको अब अपराध की श्रेणी में रखोगे, नहीं रखोगे? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल ये है कि धर्म के आधार पर गुंडाई करने की छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है, सबकी आंखों के सामने हो रही है। पुलिस ऐसा लगता है जैसे बेबस हो गई है। जब उनसे बड़े अधिकारी पैर दबा रहे हैं, फूल बिखरा रहे हैं, तो नीचे का अधिकारी क्या कर ले? आपने राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा पूरी हो तो जो संवैधानिक दायित्व आपको मिला है नौकरी की, जैसे सरकारी नौकरी, आपने उसको भी पीछे छोड़ दिया है चाटुकारिता करने में। सच ये है, ये भीड़ जो प्रयोग किया जा रहा है, जिसका उपयोग करने के लिए प्रयोग किया गया है, ये कभी भी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। देखो, जो धर्म के आधार पे वहां गए हैं उनकी श्रद्धा को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो धर्म के ओट लेके हुड़दंग कर रहे हैं उनको, उनकी दुस्साहस को, उनके प्रयास को सराहना करना या उनका मनोबल बढ़ाना, ये मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ करेगा तो मैं उसकी जोरदार विरोध उसका करूंगा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि धर्म, अगर कोई भी भगवान इतना कमजोर है कि उसको नीचे वाले लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो फिर मैं उसके होने पे सवाल खड़ा कर सकता हूं। जिस
ऊपर वाले ने, जिस कुदरत ने, जिस ईश्वर ने, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जिस ईश्वर ने आपको बनाया तो वो आपसे ताकतवर तो होगा भाई, इतना तो समझो। उसको आपके ठेकेदारी की जरूरत नहीं है रक्षा करने के लिए। ये जो ठेकेदारी प्रथा आप लगा ले आए हो कि हम ठेकेदार हम रक्षा करेंगे, तो आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे, आप अपने स्वार्थ की रक्षा कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए, उसको लागू कराने के लिए, रक्षा कैसी कि संविधान ने सबको राइट दिए, उन राइट्स का जब वायोलेशन होगा तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, हम जब तक है हम ऐसे ही न्यायप्रिय रहेंगे। अगर किसी के साथ गलत होगा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे, जेंडर के आधार पे, तो हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे और उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े तो चुकाएंगे। पहले गोली खाई, अब फिर गोली खानी पड़ी तो खाएंगे। लेकिन अगर हम भी चुप रह गए जुल्म पे, तो फिर अपने परिवार से, अपने लोगों से आंख नहीं मिला पाएंगे जिनसे वादा करके निकले घर से कि किसी के साथ जुल्म होगा तो उसके हमदर्द बनेंगे, उसकी लाठी बनेंगे, उसकी आवाज बनेगी। चंद्रशेखर आजाद जी उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी लाइन एकदम क्लियर करके रखी है कि किसी कीमत पर बदलना नहीं है। चाहे बजट का मामला हो, उसमें आपकी डिमांड स्पष्ट है कि वंचित तबके के लिए अलग से बजट आवंटित करो, इसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करो कि इस बजट में हमने जितना दिया था इस वर्ग को उतना लाभ मिल भी पाया या नहीं। कावड़ियों के मामले पर, मुहर्रम के मामले पर एकदम स्पष्ट हैं कि हम संवैधानिक तौर पर जो सही है उसके साथ हैं, जो गलत है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान।